तो पिछली क्लास में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर अपना चौथा वीडियो पोस्ट किया था और जिसमें हमने कूलम्ब्स लॉ की सिंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। आज भी थोड़ा सिंपल ही करेंगे, कल के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर 5वां लेक्चर है। चलिए तो आज हम सिंपल प्रॉब्लम्स में आते हैं। 2 चार्जेस 4q and -q of masses m and 4m are distance r apart. These revolve around their center of mass. Find their time period. ये दोनों मास एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव है। दोनों एक दूसरे को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमें दो चीज़ों की बात जानकारी मिलती है। एक तो दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है, सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचना पड़ेगा हमको और साथ में सर्कुलर पाथ की बात हो रही है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन, इन दो चीज़ों के बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि भाई देखो, ये मैंने आपके सामने सर्कुलर पाथ बनाया। कि यहाँ पर दो मासेस हो गए। ये हो गया इनका सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास दोनों के लिए सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। एक मास है 4m का और एक मास है m का। इस 4m मास का चार्ज है -q और m मास वाले का चार्ज है +4। और ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं कि भाई जब ये हमारा ये मास अपनी जगह से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, यहाँ पर पहुँचेगा, सेंटर ऑफ मास को सेंटर मानते हुए घूमेगा ऐसे, तो ये वाला मास यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये इस बाउंड्री पे जा रहा है और ये इस बाउंड्री पे चल रहा है। तो दोनों एक साथ एक राउंड पूरा करेंगे, दोनों का टाइम पीरियड एक जैसा ही होगा। तो पहले सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आता है। तो हमने पढ़ा कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए हमने क्लास 11th में ये फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ ऑल मास इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल मास। ये फॉर्मूला हमने क्लास 11th में सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है। m1x1 + m2x2 + m3x3 डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लें, अगर हम सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लेते हैं तो xcm हो जाएगा 0। पर xcm के 0 होने का मतलब ये 0 हो गया और इसके 0 होने का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल मास एंड डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखें, यहाँ पर दो मास है, हमने सेंटर ऑफ मास इसी को ओरिजिन समझा, ये ओरिजिन है। तो बेटा इधर मास है 4m और इसके डिस्टेंस का यानी इसका रेडियस जो है, ये डिस्टेंस या रेडियस r1 मान लीजिए ओरिजिन से, ठीक, r1। और दूसरा मास हमारे पास है m, मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। दूसरा मास है m और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस पड़ेगा। देखो टोटल डिस्टेंस मैंने क्या बोला, इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r, यानी ये डिस्टेंस स्मॉल r है
और ये r1 है, तो ये जो डिस्टेंस बच रही है वो r माइनस r1 है। पर हम जब देखते हैं, ये ओरिजिन समझा मैंने, इसे अपना ओरिजिन माना, तो ये डिस्टेंस मुझे राइट साइड में दिख रही है, ये वाली डिस्टेंस लेफ्ट में, मतलब एक चार्ज इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में राइट में है और एक उसके लेफ्ट पर है, इसलिए हमें एक डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और दूसरी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये हमने नेगेटिव ले लिया, उसे पॉजिटिव रखा। तो -4mr1 प्लस mr माइनस mr1 इज इक्वल टू 0 और mr इज इक्वल टू 5mr1। सो r1 इज देयरफॉर स्मॉल r बाई 5। तो ये रेडियस आ गई इस वाले चार्ज की। ये -q चार्ज जिस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसकी रेडियस इतनी है, और +4q की रेडियस निकालनी है, तो r में से इसको घटा दें, r माइनस r बटे r/5 4r/5 हो जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि कोई भी सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि सर्किट पे घूमने से सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो जाता है। अगर किसी बॉडी को सर्किट पे घूमना है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स पहले से सेंटर की तरफ होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये फोर्स देखें तो सेंटर की तरफ, इस पर देखें तो भी सेंटर की तरफ, यानी ये जो फोर्स इनके ऊपर लग रहा है दोनों ही सेंटर की तरफ है, और इसी फोर्स को, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को सेंटीमीटर की तरफ बिहेव करना ही पड़ेगा। तो फोर्स कितना लग रहा है इन पर, F की वैल्यू निकालें कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। हमने कहा था देखो बेटा, हम फोर्स निकालते समय चार्ज का साइन नहीं लेते। चार्ज का साइन हम तभी लिखेंगे जब फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में बदलेंगे, चार्ज को हम तभी साइन देते हैं। अदरवाइज केवल एरो बना करके हम समझ लेते हैं कौन सा किधर होगा, प्लस या माइनस साइन का इस्तेमाल ना करें। अब ये जो फोर्स है वही सेंट्रीपिटल का काम करेगा, चाहे आप इस चार्ज की मदद से निकालो चाहे इसकी मदद से निकालो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। पर मुझे v से मतलब नहीं, मेरा तो उद्देश्य है, मेरा ऑब्जेक्टिव है टाइम पीरियड निकालना, और टाइम पीरियड का कैलकुलेशन ओमेगा से आसान है। तो इसको मैंने लिखा m इंटू, सॉरी ये कितना मास है, 4m। ये तो हो गया मास। भाई हमने दो फॉर्मूले पढ़े सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv²/r या फिर mr²। तो हम इससे इसकी हेल्प ले रहे हैं। मास हो गया 4m, रेडियस कितनी है r1 इंटू ω²। तो ये 4 कट गया, इट इज q² पाई एप्सिलॉन नॉट r² इज इक्वल टू 4m, और r1 की वैल्यू है r/5 इंटू ω²। तो ω² इज देयरफॉर 5q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r3। So omega is under root of 5q² 4 pi epsilon naught mr3। एंड देन therefore टाइम पीरियड क्या होगा, अगर हमें ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड T must be equal to 2 pi by omega। So we get that time period is 2 pi अपॉन ओमेगा, यानी उल्टा ओमेगा डिनोमिनेटर में, उसका उल्टा √4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr³ डिवाइडेड बाय 5q²। दिस इज योर आंसर।
A charge Q is distributed on two bodies at distance r. What should be ratio of charges? Charges on them, so that these repel each other with maximum force. तो बेटा अ बॉडी हैज चार्ज Q और ये चार्ज मैंने दो बॉडी पर बांट दिया। These are two bodies. Q चार्ज का बंटवारा किया, इन दोनों को कुछ कुछ दे दिया, मतलब Q चार्ज को पूरी तरह से बांट देना है दो में। तो पहली वाली बॉडी को चार्ज मान लो बेटा मैंने Q दे दिया, और दूसरी वाली बॉडी के पास जो चार्ज गया Q माइनस स्मॉल q गया। डिस्टेंस इनके बीच में r है। तो मैंने आपसे पूछा Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा इफ फोर्स इज मैक्सिमम। चलिए तो पहले फोर्स कैलकुलेट करके देखते हैं क्या लग रहा है। 1/4πε0 पहली बॉडी का चार्ज Q, दूसरी बॉडी का चार्ज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और डिस्टेंस है r। अब हमें Q1 और Q2 को ऐसा चुनना है, वी वांट टू चूज वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 सच दैट द फोर्स इज मैक्सिमम। तो मुझे इसका मतलब कांस्टेंट इसमें कौन कौन से पहले पहचान लें, कांस्टेंट क्या क्या है। तो यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू नहीं बदलेगी 1/4πε0 r और कैपिटल Q। तीन क्वांटिटी ऐसी हैं जो फिक्स हैं, जिनकी वैल्यू घट बढ़ नहीं सकती। टोटल चार्ज की कैपिटल Q जो चीज़ गिवन है, कैपिटल Q तो मालूम है ना सवाल में। सवाल ने कहा टोटल चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। इसका मतलब इस मात्रा को, इस क्वांटिटी को आप नहीं बदल सकते। हाँ, ये बदल सकता है, ये बदल सकता है। टोटल चार्ज तो Q ही हमारे पास है। तो ये तीन चीज़ें कांस्टेंट है मेरे पास। तो मैं अपने फोर्स के फॉर्मूले में इतना हिस्सा तो कांस्टेंट दिख ही रहा है, तो इसकी जगह इस कांस्टेंट को इतना लंबा क्यों लिखूं, उसकी जगह K लिख देता हूँ। Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर 1/4πε0 इंटू r स्क्वायर। इस पूरे की जगह मैंने कैपिटल Q लिख दिया और K लिख दिया। अब यहाँ से करने के लिए मेरे पास दो मेथड आ जाते हैं, एक प्योर एल्जेब्रिक मेथड है और एक कैलकुलस मेथड है। तो अगर हम एल्जेब्रिक मेथड में जाएंगे, पहले तो एल्जेब्रिक मेथड देखते हैं। तो हम कोशिश करेंगे ये किसी का होल स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने सोचा इसमें क्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए कि किसी का होल स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर है, जबकि होल स्क्वायर के फॉर्मूले में a माइनस बी होल स्क्वायर याद करो या a प्लस बी होल स्क्वायर याद करो। उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, कहीं माइनस बी स्क्वायर नहीं आता, जबकि इसमें माइनस है।
इसलिए मैंने माइनस तो इसमें से कॉमन ले लिया। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस, अब ये क्यू स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म होना चाहिए, तो 2q 2ab इस फॉर्म में होना चाहिए, राइट। पर यहाँ तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो केवल QQ है, जबकि हमें चाहिए 2QQ, इसलिए मैंने यहाँ पर उसी इसको इस फॉर्म में लाने के लिए अपॉन टू डाल दिया। तो बराबर के, अब ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab रूप में हो गया, ये ए स्क्वायर बन गया माइनस 2ab हो गया। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए जरूरत है बी स्क्वायर की। अब यहाँ बी स्क्वायर का मतलब कि किसका स्क्वायर, q/2 का स्क्वायर। तो यहाँ मैंने q/2 का स्क्वायर जोड़ा और इसमें से घटा दिया, q स्क्वायर माइनस 2q/2 और प्लस q/2 का स्क्वायर, कितना आपकी तरफ से ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ देखो जोड़ा है, तो यहाँ माइनस लगा, इसका मतलब इसको घटा दिया, जितना जोड़ा उतना घटा दिया। अब ऐसा करने से ये बन गया k कॉमन, ये हो गया q²/4 और ये बन गया q माइनस q/2 का होल स्क्वायर। q माइनस q/2 का q माइनस q/2 का होल स्क्वायर। चलो, अब q माइनस q/2 का जब होल स्क्वायर आ गया, तो देखो बेटा मैंने कहा k तो कांस्टेंट है, कैपिटल Q भी कांस्टेंट, यानी ये भी कांस्टेंट है, यानी ना तो ये बदल रहा ना ये बदल रहा, बदलने वाली सिर्फ यही चीज है। तो हम कहेंगे बेटा Q को कैसे बदला जाए कि F मैक्सिमम हो जाए। तो हम कहेंगे F मैक्सिमम तभी होगा जब ना तो ये बदल रहा ना ये बदल रहा, बदल सिर्फ यही रहेगा, क्योंकि स्मॉल q की वैल्यू आप बदल सकते हो। पहली बॉडी पर कितना चार्ज देना है, दूसरी पर कितना देना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो इन दोनों में से स्मॉल q, इसमें केवल बदलने वाली क्वांटिटी वेरिएबल हमारे पास केवल स्मॉल q है, कैपिटल Q एक कांस्टेंट है। तो बेटा F मैक्सिमम तभी होगा जब ये क्वांटिटी q माइनस q/2 होल स्क्वायर ये मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। F मैक्सिमम सबसे बड़ा F की वैल्यू तभी आएगी जब ये माइनस साइन वाली जो क्वांटिटी है, घटाई गई क्वांटिटी, सब्ट्रैक्ट की गई क्वांटिटी सबसे छोटी होगी, सबसे छोटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सबसे बड़ा आएगा। तो जिस समय ये स्क्वायर मिनिमम होगा उस समय F की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और हम जानते हैं बेटा किसी भी स्क्वायर की वैल्यू, चाहे कोई भी नंबर ले लो उसका स्क्वायर करो, सबसे छोटा स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसका मतलब q माइनस q/2 मस्ट बी इक्वल टू 0 और q बराबर होना चाहिए q/2, यानी पहली बॉडी को जो हम चार्ज देंगे q/2 देंगे। तो q1 हो गया q/2 के बराबर और q2 हो गया हमारे पास कैपिटल Q माइनस Q, कैपिटल Q माइनस q/2, यानी ये भी बचा q/2। इसका मतलब रेशियो ऑफ द चार्ज होना चाहिए q1/q2, q/2 upon q/2, it must be 1। ठीक, तो बेटा ये हमारा एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये कहता है, कैलकुलस करता है, कहता है कि y मान लो बेटा कोई एक क्वांटिटी है, व्हेन y इज मैक्सिमम, जब कभी भी y मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा तो y का डिफरेंशिएशन 0 जरूर होगा। Whenever some quantity is maximum or minimum, its differentiation is 0। and y मैक्सिमम कैसे होगा, पता कैसे चले भाई, क्योंकि मैक्सिमम के लिए भी 0 है और मिनिमम होने पर भी 0 है। तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या है कि सेकेंड डिफरेंशिएशन, दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो नेगेटिव आएगा,
और y मिनिमम तब होगा जब दोबारा डिफरेंशिएशन d2y/dx² पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आने पर मिनिमम और नेगेटिव आने पर मैक्सिमम। तो चलो हमने बताया था, अब हम आते हैं सेकेंड मेथड पर। तो मैंने कहा कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, df/dq के कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, Q का डिफरेंशिएशन 1। भाई हमने पढ़ा d/dx x की पावर n बराबर होता है n x की पावर n-1, ये होता है फॉर्मूला। और अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो n 1 हो जाए यानी अकेला x हो तो 1 आ जाएगा पहले, x की पावर 1-1 यानी 0। तो उसी तरह से d/dq डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल q, ये हो गया 1, और q² का क्या करेंगे इसके हिसाब से, पावर पहले और एक पावर कम 2-1, यानी डिफरेंशिएशन आएगा df/dq बराबर k कैपिटल Q माइनस 2q, और हमने कहा डिफरेंशिएशन मस्ट बी 0। तो मैंने कहा इफ f इज मैक्सिमम, अगर f को मैक्सिमम होना है तो df/dq मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब q माइनस 2q मस्ट बी 0 और q मस्ट बी इक्वल टू q/2। और d2f/dq², इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, मतलब जो आपने ये डिफरेंशिएशन निकाला ना, इसका एक बार फिर से कर दो डिफरेंशिएशन, तो उसे बोलेंगे सेकेंड डिफरेंशिएशन d2f/dq²। तो इसमें k कांस्टेंट है, q क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 2q का 1, तो माइनस का 2k आ गया, निगेटिव आ गया। और मैंने भी बताया कि अगर y नेगेटिव आ जाए, सेकेंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए, तो वो चीज़ मैक्सिमम होगी। इसका मतलब फोर्स मैक्सिमम है व्हेन q इज इक्वल टू q/2। आगे का काम वही है। अब आते हैं मल्टी फोर्स सिस्टम पर। जब बहुत सारे फोर्स हों तो रिजल्टेंट कैसे निकालें। मान लो बच्चों ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसका साइड लेंथ है a, हर एक साइड की लेंथ है a, और इसके सारे वर्टेक्स पर बराबर चार्ज रखती है मैंने, Q Q Q Q Q और Q, सभी वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज रखती है। अब हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज फोर्स ऑन, फाइंड फोर्स ऑन एनी चार्ज। किसी भी चार्ज पर फोर्स बताओ, चाहे इस पर देखो, चाहे इस पर, चाहे इस पर, किसी भी एक को पकड़ लो, उसको बताओ टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो देखो बेटा, ये चार्ज हम मान लो इसी पे देख रहे हैं, हम इस चार्ज को देख रहे हैं, इस चार्ज पर फोर्स देख रहे हैं। तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F1,
और इस F1 की वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और अगर हम 1/4πε0 को बार बार लिखने से बचने के बजाय k लिख दें तो ये हो गया k^2/a²। पहला फोर्स। दूसरा फोर्स इसी चार्ज पर इसने लगाया। पर बेटा ये डिस्टेंस कितनी है? अब सवाल होता है कि ये डिस्टेंस r1 कितनी है। तो देखो भाई, अगर मैं इसको भी मिला दूं रेगुलर हेक्सागन, ये सारे एंगल बराबर होते हैं, सारे के सारे 30 डिग्री के होते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन का ईच इंटीरियर एंगल 120 होता है, ये सब के सब 30 डिग्री के एंगल। अब अगर ये 30 है और ये 120 है तो ये 120 का है, ये 30 का है, तो ये भी 30 ही बचेगा। इसका मतलब ये आइसोसेलेस हो गया, ये ए है, ये भी ए है, वैसे भी आइसोसेलेस है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये परपेंडिकुलर मिडिल पॉइंट पर जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? r1 की आधी cos 30। इस ट्रायंगल में आते हैं, cos 30 को हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी a√3/2 बराबर r1/2, 2 कट गया, यानी r1 डिस्टेंस आ गई a√3 की। और बिल्कुल ये वाली डिस्टेंस भी देखो वैसे ही तो ना, ये भी 30, ये भी 30 सेम। तो इसका मतलब ये लेंथ भी हमारे पास कितनी आएगी? a√3 आएगी। तो चलो भाई, इस चार्ज का इस वाले इसका फोर्स देख लिया मैंने। अब इसके फोर्स पे आते हैं। इसका फोर्स इसके ऊपर, ये भी दोनों सेम है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अपने से दूर, इधर F2। तो F2 बराबर k q इंटू क्यू² अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की a√3, उसका स्क्वायर। अब आते हैं ये वाली डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस r2 कितनी है? तो ये तो आसान सा है। देखो भाई, मैंने तुम्हें बताया कि हर एक एंगल 120 का होता है। ये 120 है, ये 30 बना, तो ये बचेगा 90 डिग्री का, है ना। अब ये 90 है और ये लेंथ हम निकाल चुके हैं कितनी? a√3 और ये a। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। a² + 3a² = r2²। r2 का स्क्वायर बराबर a² + a√3 का स्क्वायर, यानी 3a², यानी 4a² आ गया। तो r2 की वैल्यू आ गई 2a के बराबर। तो चलो भाई, तीसरा फोर्स निकालते हैं। इसने जो लगाया है इस वाले पर, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस चार्ज पर फोर्स जानना है, उसके ऊपर क्या लग रहा है हमको कोई मतलब नहीं, इस पर कितना हम नहीं जानना चाहते, सिर्फ एक पर जानना है। तो ये तीसरा फोर्स हो गया F3, k q इंटू क्यू² अपॉन 2a का स्क्वायर, यानी 4a²। उसी तरह से इसका फोर्स निकालें। इस चौथे चार्ज का इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा F4। F4 आ जाएगा बिल्कुल F2 जैसा ही, क्योंकि डिस्टेंस वही है a√3, k q² अपॉन 3a²। और पांचवा फोर्स इसके ऊपर लग रहा है कि जो इसने लगा रखा है इसके ऊपर इधर F5, k q² अपॉन, और डिस्टेंस है a। अब इन पांचों फोर्स का मुझे निकालना है रिजल्टेंट। थोड़ा सा लंबा सवाल है।
तो बेटा मैंने सोचा अपनी सुविधा के लिए कि ये नंबर देखो हर एक में मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है ना। अगर मैं F1 को F लिख लूँ तो हम F2 को, यानी इस पूरे को हमने F लिख दिया, तो F2 को F/3 लिख सकते हैं, F3 को F/4 लिख सकते हैं, F4 को फिर F/3 लिख सकते हैं और F5 को F लिख सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन बचा रहे हैं, बाद में F की वैल्यू रख देंगे। चलिए, तो मैं आपके सामने आता हूँ फिर से कि भाई इतने सारे ये जो मेरे पास फोर्स है और सबकी सब को प्लेनर है, एक ही प्लेन पर है और हमें इनका चाहिए रिजल्टेंट। तो बेटा मान लो ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन और ये वाली वाई। तो एक फोर्स F1 तो मेरा इसी लाइन पर, यानी F तो इस लाइन पर है, और F4 y एक्सिस के अपोजिट यानी नीचे की तरफ, F4 इधर की तरफ F3 फोर्स है, सॉरी F/3। F2 ये जो फोर्स आ रहा है, ये देखो 30 डिग्री का एंगल है ना, तो ये भी 30 बनेगा, यानी F2 जो फोर्स है वो इससे 30 डिग्री एंगल पर है, यानी F/3 का फोर्स इस डायरेक्शन में है। और F3 जो फोर्स इधर लग रहा है, इससे भी 30 बनाते हुए जो इधर जा रहा है वो है F/4 का, और एक फोर्स इधर प्रेजेंट है F के बराबर, ये भी 30, ये भी 30, सब बराबर एंगल है, ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। हमने इस लाइन को एक्स एक्सिस जैसा यूज किया, इसे वाई एक्सिस की तरह यूज किया। अब एक पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड होता है कि भाई हम क्या करें, जब बहुत सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएं और रिजल्टेंट निकालना हो तो हम x उसके रिजल्टेंट के x और y कंपोनेंट निकालते हैं। a1 cos θ1 प्लस a2 cos θ2 प्लस a3 cos θ3 एंड सो ऑन। फिर y कंपोनेंट a1 sin θ1 प्लस a2 sin θ2 एंड सो ऑन, सबको ऐड करके फिर x और y के हेल्प निकालते हैं, पर वो बहुत मैथमेटिकल हो जाता है। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप इनके बना दो कंपोनेंट, जो फोर्सेस x और y एक्सिस पे पहले से मौजूद हैं उनके कंपोनेंट मत बनाओ। अब ये f जो है x एक्सिस पे नहीं है ना y एक्सिस पे, इसका इस लाइन पर कंपोनेंट आ गया f cos 30 और इधर कंपोनेंट चला गया f sin 30, इसका काम खत्म। दूसरा, अब इसका आ जाओ f/4 का, इस f/4 का इस लाइन पर कंपोनेंट f/4 cos 30, एक कंपोनेंट इधर गया तो एक इधर आ जाएगा f/4 sin 30, इसका काम खत्म। अब इसका बना दो कंपोनेंट, इसी एंगल को यूज कर रहे हैं, इस लाइन पर कंपोनेंट आएगा f/3 cos 30 और इसका इस लाइन पर कंपोनेंट जाएगा f/3 sin 30, ये भी खत्म। सभी फोर्सेस का कंपोनेंट हमने बना दिया। तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि बेटा ये वेक्टर ए है और मुझे इसके कंपोनेंट बना दे। अगर ये एंगल आपने थीटा, अगर आप ये एंगल यूज कर रहे हो, ये वाला एंगल यूज करोगे, तो जो एंगल आप इस्तेमाल करोगे यूज करोगे उससे जुड़े कंपोनेंट को कॉस में लिखना है आपको।
ए कॉस थीटा और दूसरे वाले को बोलेंगे ए साइन थीटा। और अगर आप इसे थीटा मानते तो ये कॉस थीटा और ये वाला ए साइन थीटा बनता। ठीक, तो जब हमने इस एंगल को यूज किया तो f/3 का इधर कंपोनेंट f/3 cos 30 मैंने लिखा और ये f/3 sin 30। और जब हमने इसे 30 ये वाला यूज कर रहे हैं तो ये cos में बनेगा, ये वाला sin में जाएगा। क्लियर? चलो फिर से एक बार इसी डायग्राम को सुधार के देखते हैं बेटा, सबकी वैल्यू रखते हैं। sin 30 कितना होता है 1/2, यानी इधर हो गया f/2 और इधर f/4 sin 30, f/4 sin 30 यानी f/8 sin 30 की वैल्यू डाल दी। f/3 cos 30, f/3 cos 30 होता है √3/2 f/3 cos 30 √3/2 और प्लस f भी इसी तरफ है और इधर की तरफ हमारे पास कुछ भी नहीं। नीचे की तरफ कितना है f/3 f cos 30 यानी f cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस f/3 sin 30 1/2 प्लस f/4 cos 30 √3/2। नाउ वी कम टू फाइनल। अब ये वेक्टर और ये दोनों अपोजिट हैं, इसलिए घटा देंगे। तो टोटल फोर्स ऑन दिस साइड F में से f/2 कम हो गया, f/2 प्लस f/4 प्लस f/4 f/8 सॉरी f/2 प्लस f/8 और प्लस f√3/6। एलसीएम कितना हो गया इन सब का 24, 12 से नहीं काम चलेगा 24। तो ये 12f, ये 3f और 6 4√3f यानी 17 प्लस 4√3 17 प्लस 4√3f डिवाइडेड बाय 24। और इन दोनों इधर की तरफ टोटल रिजल्टेंट कितना आएगा f/3 प्लस f√3/2 प्लस f/6 प्लस f√3/8। LCM is again 24, 8f 12√3f 4f and 3√3f। 8 4 12f प्लस 15√3 f/24। So 12 plus 15√3f divided by 24। अब ये कुल मिला के सारे वेक्टर खत्म हो गए, मेरे पास केवल दो वेक्टर बचे हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। जब 90 का एंगल हो तो रिजल्टेंट बड़ी आसानी से निकल आता है। तो व्हाट इज नेट फोर्स? इट मस्ट बी इक्वल टू √of फोर्स ऑन x एक्सिस स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन y एक्सिस स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो कि बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मुझे यहाँ रखना है। हम कैलकुलेशन बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो कॉमन चीज है उसे पहले से ही बाहर कर दो, यानी f/24 बाहर निकालो। 17 प्लस 4 √3 का स्क्वायर और 12 प्लस 15√3 का स्क्वायर।
और इसे सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। मेरा कैलकुलेशन एक बार देख लेना, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, एरर हो गई हो कैलकुलेशन में, ठीक, सॉरी फॉर दैट। अगर वैसे तो होना नहीं चाहिए, मे बी, ठीक।